हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी हुए नए सिलेबस के अनुसार है। आप हमारे मॉडल पेपर को देखिए, जो कि मॉडल पेपर है, बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पेपर आएगा उसी के अनुसार बनाया गया है। आपकी तैयारी आपके मॉडल पेपर से और मजबूत होगी। तो पूरे पेपर को आप हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना मॉडल पेपर। भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया और यह राजस्थान का कौन सा क्रम संख्या वाला संभाग है? बताइए। वर्तमान में दोस्तों संभाग कितने हैं? तो सभी को पता होगा दोस्तों। संभाग है कितने? 7। देखिए 3 संभाग और बना दिए गए थे, लेकिन 29 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी होती है। उस अधिसूचना के अनुसार दोस्तों जो पाली, सीकर और बांसवाड़ा को संभाग बनाया गया था उनको दोस्तों हटा दिया गया। ठीक है। और जो ये 7वां संभाग है वो बना था कौन? भरतपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2005 में ये 7वां संभाग बना था भरतपुर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। प्रारंभ में 5 संभाग थे, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 6ठा संभाग बना था अजमेर और 7वां संभाग बना था भरतपुर। 2005 में अजमेर बना था 1987 में। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से लूनी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश में स्थित है किस भूभाग को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है? बताइए, राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांचौर को कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सांचौर को। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पुष्कर झील को किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए, पुष्कर झील को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तीर्थराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों पुष्कर झील को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीर्थराज के नाम से। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, आदि खारी व आदि मीठी उपनाम से जाने जाने वाली लूनी नदी का जल कहां तक मीठा रहता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। प्रारंभ में इसका नाम है वो सागरमती रहता है। क्या नाम रहता है? सागरमती। ये प्रारंभ में इसका नाम रहता है दोस्तों। ठीक है। फिर दोस्तों गोविंदगढ़ पुष्कर में सरस्वती नदी में मिलने के बाद दोस्तों इसे लूनी कहने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कहां तक लूनी नदी का जो पानी है वो मीठा रहता है? तो दोस्तों बालोतरा तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे दोस्तों ये खड़ा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है? दोस्तों एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि दोस्तों इसमें दक्षिण राजस्थान में कौन सा जिला आएगा? तो दोस्तों उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आएगा इसमें। और BSHW ये दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन सा जिला आएगा? बताइए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत चूरू जिला आएगा। ठीक है, अर्धशुष्क में चूरू जिला आता है। और BWHW में दोस्तों BWHW में देखिए इसमें बीकानेर है वो क्षेत्र आता है दोस्तों, और चूरू का भी कुछ भाग है वो आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो क्षेत्र है वो बीकानेर का वो BWHW के अंतर्गत आता है। CWG के अंदर दोस्तों भरतपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में झालरा और जोहड़ प्रकार है। बताइए, राजस्थान में झालरा और जोहड़ प्रकार है तो ये किसके प्रकार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झालरा और यानी कि राजस्थान में झालरा और जोहड़ प्रकार है ये किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये परंपरागत जल संरक्षण के प्रकार है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी मध्य अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी मध्य अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तारागढ़। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 873 मीटर है। कितनी है? 873 मीटर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 21.3% है। ये राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है। और सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर जिले में थी। कितनी? 32.5। और सबसे कम है वो 10% थी। किसमें? श्रीगंगानगर जिले में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? बताइए, मिश्रित पतझड़ वन है वो कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और शिलोह में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया में किस संवैधानिक प्रावधान का अनुसरण किया गया है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया में किस संवैधानिक प्रावधान का अनुसरण किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का अनुसरण दोस्तों इसमें किया गया है। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया में दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का वह संभाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं? बताइए, राजस्थान का वह संभाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पूछा गया है कि राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। उदयपुर के अंदर दोस्तों कितने जिले हैं? ऑप्शन के अनुसार देखिए सॉरी, वह संभाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिले तो दोस्तों देखिए अजमेर में तो है कितने? 6। बीकानेर में है दोस्तों 4। और जयपुर में है, जयपुर में दोस्तों 7 जिले हैं। ठीक है। और जोधपुर में कितने हैं? जोधपुर में दोस्तों 8 है। ठीक है। और उदयपुर में भी दोस्तों 7 है। कोटा के अंदर दोस्तों 4 जिले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें हुई है? जोधपुर में। अब जोधपुर में कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 बाड़मेर, नंबर 3 बालोतरा, नंबर 4 फड़ौदी, नंबर 5 जैसलमेर, नंबर 6 पाली, नंबर 7 जालोर और नंबर 8 सिरोही।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में है दोस्तों सर्वाधिक जिले। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% भाग है, वह कुल जनसंख्या का 10% भाग यहाँ निवास करता है, तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे सी नंबर वाला, राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई है वो दोस्तों सिरोही जिले में है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिरोही जिले में दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, कौन सी, गुरु शिखर। आगे देखिए डी नंबर का ऑप्शन, अरावली पर्वत की चौड़ाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों अरावली की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये चौड़ाई है वो बढ़ती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। दोस्तों देखिए, ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है ये 2001 में शुरू की गई थी, ठीक है, और राजस्थान की कौन सी झील इसमें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो दोस्तों या इस योजना में शामिल नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दोस्तों मानसागर झील जयपुर है, पिछोला झील उदयपुर है और पुष्कर झील अजमेर है, लेकिन कोलायत झील बीकानेर है, वो दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान की 6 झीलें हैं वो दोस्तों इसमें शामिल है, फतेह सागर भी है, अन्ना सागर भी है और नक्की झील माउंट आबू में है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि दोस्तों आंतरिक अपवा तंत्र यानी कि जो सिर्फ राज्य में बहने वाली नदी है तो वो कौन सी है। तो यहाँ पर इसका कौन सी नहीं है पूछा है, तो देखिए रूपनगढ़ है, काकने है, कातली है, ये तीनों अंतर प्रवाह वाली नदियां हैं, लेकिन लूनी नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। तो मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों दोगड़ा। क्या बोलते हैं, दोगड़ा बोलते हैं। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को दोगड़ा बोलते हैं। सर्दी में वर्षा होती है उसको मावट बोलते हैं। पुरवैया बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को पुरवैया बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही था। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है। भाई काली मृदा हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सभी को पता होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, झालावाड़, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग माने जाने वाला केवलादेव घना पक्षी विहार मुख्य आकर्षण है। पक्षियों का स्वर्ग माने जाने वाला केवलादेव घना पक्षी विहार मुख्य आकर्षण है, बताइए उसमें मुख्य आकर्षण क्या है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों वो है साइबेरियन ट्रेन। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्दना परियोजना स्थित है। गर्दना परियोजना दोस्तों, ये गर्दना एक सिंचाई परियोजना है और दोस्तों ये बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में जयपुर मेट्रो रेल ने अपनी सेवाएं या सेवाओं का संचालन कब से प्रारंभ किया था, बताइए। राज्य में जयपुर मेट्रो रेल ने अपनी सेवाओं का संचालन कब प्रारंभ किया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 2015 में। दोस्तों 2015 में इसका जो प्रथम संचालन हुआ था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कि प्रथम चरण के अंदर है जो फेज फर्स्ट था उसके अंदर मानसरोवर से चांदपोल तक है दोस्तों जयपुर मेट्रो रेल है वो चलाई गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अकाल की स्थिति अधिकांश वर्षा में बनी रहती है, इसके बावजूद राजस्थान में किन वर्षों में अकाल की स्थिति नहीं रही, बताइए किन वर्षों में अकाल की स्थिति नहीं रही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकाल की स्थिति नहीं रही। देखिए 1959, 1960, 1960 है, 1973, 1974 और 1990 से 1991, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इन वर्षों को छोड़ दीजिए, ठीक है, इन वर्षों को छोड़कर अन्य वर्षों में, अन्य सभी वर्षों में दोस्तों अकाल की स्थिति है वो दोस्तों राजस्थान में रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इनको पहले वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सब में अकाल है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग सेकंड के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। 21 नंबर प्रश्न है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों बताइए किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दोस्तों कृष्ण भट्ट लक्ष्मीनाथ के द्वारा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों कृष्ण भट्ट लक्ष्मीनाथ के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है, बताइए संबंध अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रतापगढ़ प्रजामंडल। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की, उस नए कर का क्या नाम था। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की, उस नए कर का नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए उसमें चौरी कर नाम था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही चौरी कर, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न, बीकानेर राज्य में सामंत मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित थे, बताइए सामंत मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में विभाजित थे दोस्तों। एक है बीकानेर के अंदर राव भिका के वंशज, दूसरा राव भिका के भाई और चाचा के वंशज, तीसरा स्थानीय परदेशी अधीनस्थ सामंत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। रानी जी की बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी दोस्तों नाथावती ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाथावती ने, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम काव्य कृति है, राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम काव्य कृति है तो वो कौन सी है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों
बताइए। तो वो है दोस्तों यहाँ पे सांझ, कौन सी है? सांझ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी देखिए, राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम काव्य कृति के बारे में पूछा गया है, तो वो है दोस्तों बादली। ठीक है, ये बादली है, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। किसकी? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। और ये सांझ है, ये भी रचना है दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली की। लेकिन यहाँ पे राजस्थानी स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम काव्य कृति के बारे में पूछा गया, तो बादली इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? बताइए, गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? दोस्तों यहाँ पर देखिए, कुंगाली पहनी जाती है, टुस्सी पहनी जाती है, तिमड़िया पहनी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फेणी है, ठीक है, ये फेणी इसे दोस्तों सिर पर पहना जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार है वो दोस्तों किसको माना जाता है? तो दोस्तों बाबूजी को माना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वत्स बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? वत्स बारस का जो त्योहार है ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को ये मनाया जाता है दोस्तों वत्स बारस का त्योहार। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इस दिन क्या होता है कि महिलाएं हैं वो गाय और बछड़ी की पूजा करती है दोस्तों वत्स बारस में। 30 नंबर का प्रश्न है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान तथा मीरा मंगल आदि प्रमुख ख्याल किस ख्याल लोकनाट्य से संबंधित है? चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान तथा मीरा मंगल आदि प्रमुख ख्याल किस ख्याल लोकनाट्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सी ख्याल से संबंधित? तो ये है कुचामणी ख्याल से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक है। देखिए, कछवार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों दुल्ले राय। ठीक है, और जाट राजवंश के संस्थापक थे वो थे दोस्तों चूड़ामन जाट। राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा, और चौहान राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। बताइए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, तो प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम महिला है दोस्तों अरुणा राय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अरुणा राय। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भरतपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था सितंबर 1803 में भरतपुर ने दोस्तों संधि की थी, और उसके दोस्तों बाद यानी कि नवंबर 1803 में दोस्तों अलवर ने संधि की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी नीमच में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी नीमच में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो है दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा में भी कहाँ है ये पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तलवाड़ा गांव है के समीप है, एक उमराई गांव है दोस्तों, उमराई। ठीक है, उमराई गांव बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक आपने ये सुना होगा तलवाड़ा ग्राम बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, लेकिन यहाँ पे गांव का नाम पूछ लिया दोस्तों। ठीक है, गांव के समीप है एक उमराई गांव, वहां पर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण किस शासक के दरबारी विद्वान थे? दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आप निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है तो वो है दोस्तों टिड्डी बल का। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टिड्डी बल का। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की वीरता का वर्णन कवि महेश ने किया है? देखिए यहाँ पे बताइए दोस्तों, कवि मेह ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों ये जो कवि महेश नहीं है, ये मेह ही है। ठीक है, तो किस लोक देवता की वीरता का वर्णन कवि मेह ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गोगा जी। आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर किसान खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं खेती की कामना करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर अक्षय तृतीया को, यानी कि आखातीज पर। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य में शिव शक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं रचनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य में शिव शक्ति से संबंधित काव्यात्मक रचनाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें तुरा कलंगी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तुरा कलंगी। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 3 में। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की अवधि को वर्ष 2026 तक तय किया गया है? सीधा सा है, 200 विधानसभा सीट है वो कब तक रहेंगी? 2026 तक। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन में ये ऐसा किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में ऐसा किया गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना, ये 2001 में ये संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन। उसमें ये कहा गया था कि 25 वर्षों तक
ये विधानसभा में सीटों में विधानसभा की सीटों में वृद्धि नहीं कर सकते। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो दोस्तों विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है वो नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के दोस्तों अपन ने 40 प्रश्न तो राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के पढ़ लिए। अब 5 प्रश्न है वो राजस्थान पॉलिटी के पढ़ते हैं, उसके बाद में 5 प्रश्न करंट अफेयर के, यानी कि 50 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे दोस्तों राजस्थान जीके के, ठीक है। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है विधानमंडल द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 217 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 217 में। 48 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों ये लागू हुआ 2005 में, ठीक है, 2005 में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता? जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता? तो दोस्तों इसमें देखिए राजस्व विभाग आता है, शिक्षा विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, लेकिन पुलिस विभाग नहीं आता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जिला प्रशासन का विभाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? तो दोस्तों देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग 5 के अंदर अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सभी भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, नहीं होते, तो ये कथन है वो गलत दे रखा है यहाँ पे। और देखिए दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? बताइए कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपरूप है और ये दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग कौन सा है पाचन तंत्र का? तो वो है दोस्तों छोटी आंत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत। आगे देखिए, मूत्र में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत देती है? मूत्र में शर्करा की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे मधुमेह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुमेह। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरणें कितने कोण से मुड़ेगी? यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से मुड़ेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 60 डिग्री से। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 डिग्री से। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू की कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है? कौन सीपीयू की कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सीपीयू की कार्यप्रणाली में दोस्तों फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होता है लेकिन बाइट नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाइट है वो डेटा माप की एक इकाई होती है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर प्रश्न है, निश्चित कार्य और उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो दोस्तों बताइए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों टंकी, ठीक है, टंकी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, RJ45 पोर्ट में कितने पिनों का प्रयोग किया जाता है? कितने पिनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें 8 पिनों का होता है दोस्तों ये पोर्ट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितने प्रतिशत जूम किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने प्रतिशत अधिकतम जूम किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें देखिए अधिकतम जो है वो 400% है वो किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 5 प्रश्न तो अपन भारतीय करंट अफेयर और दोस्तों विश्व करंट अफेयर के पढ़ेंगे, और अपन 5 प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर के भी पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो दोस्तों अपन यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, सावित्री फुले जयंती के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ सावित्री फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये अपन राजस्थान की करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सावंगी। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ये सावंगी, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न है। 62 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा अभियान? तो वो है जयपुर प्रवाह केयर अभियान। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? बताइए कौन से पहल से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैच द रेन। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैच द रेन। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन है किसे प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? बताइए, ये भी प्रश्न अच्छा है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन है वो किसने किया? तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा।
दोस्तों अब देखिए यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न अपन ने पढ़ लिए हैं ऊपर। अब अपन ये भारत और विश्व के करंट अफेयर के 5 प्रश्न वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है, बताइए दोस्तों कौन से इवेंट में सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो है इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट है वो कहाँ खेला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोमोना फेयर ग्राउंड में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये पोमोना है, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मैच मार्च 2025 किसे चुना गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसे चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रेयस अय्यर को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है किस राज्य ने जीती है, बताइए कौन से राज्य ने जीती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों ये मैग्नस कार्लसन ने जीता दोस्तों। ये यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये 17 प्रश्न तो जीके से संबंधित मैंने आपको करवा दिए हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको हिंदी व्याकरण के दोस्तों 20 प्रश्न है वो पढ़ाऊंगा। का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, देखिए स्वास्थ्य है, सफाई है और दोस्तों कर्मठता है, लेकिन यहाँ पे सामीप्य, सामीप्य ये दोस्तों ये अवयव से बनी है दोस्तों, ये समीप अवयव से बनी है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशेषण से नहीं है अवयव से बनी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो वो है निज का मतलब स्वयं, खुद। देखिए खुद अच्छा है तो दुनिया अच्छी होगी, ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों, देखिए लड़के ने बेर खाए, लड़के ने बेर खाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, कर्म की प्रधानता यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह मोटा आदमी था रेखांकित पद में विशेषण है। विशेषण दोस्तों बताइए कौन सा है, मोटा क्या है, तो मोटा होना दोस्तों ये एक गुण है, गुण है, क्या है, गुणवाचक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किस विकल्प में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है 2 मीटर रस्सी लाओ, 2 मीटर रस्सी लाओ। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें तो वो क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश शब्द है वो तत्सम है, क्या है, तत्सम है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसका तद्भव शब्द होगा दोस्तों ये ऊपर वाला ए नंबर का जो ऑप्शन है वो तद्भव शब्द होगा इसका। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है वो पूछा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शोक है, पृथ्वी, चंद्र, ये तीनों दोस्तों तत्सम शब्द है। परख, परख है ये दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा परीक्षा, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए षष्ठी शब्द में संधि है। षष्ठी शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, षष्ठी शब्द में व्यंजन संधि है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रातः स्मरण शब्द में संधि है। प्रातः स्मरण शब्द में संधि है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उत्कंठा शब्द में उपसर्ग है। उत्कंठा शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पे उद प्लस कंठा, उद प्लस कंठा, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से स्वदेशी विसर्ग से बना शब्द है, बताइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है। विदेशी उपसर्ग किसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सरदार, सर, सर है, ये क्या है, तो ये विदेशी उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से संस्कृत प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। संस्कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रभावती, दिनकर, शैलजा, नकेल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रभावती के अंदर वती है वो संस्कृत का प्रत्यय है, दिनकर में कर है वो दोस्तों ये भी संस्कृत का प्रत्यय है, शैलजा जो जा है ये भी संस्कृत का प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए नकेल यानी कि नाक प्लस एल, एल, ठीक है, तो यहाँ पर एल प्रत्यय है, एल, ये क्या है, तो ये हिंदी का प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्णवाचक कृत प्रत्यय है। कर्णवाचक कृत प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है बेलन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेलन। 84 नंबर का प्रश्न है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुधाकर, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधाकर। नेक्स्ट आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है धवल शब्द का उचित विलोम होगा। धवल शब्द का उचित विलोम है वो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम या कृष्ण, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, श्याम। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म असंगत है। असंगत किसमें है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए बहुतायत कमी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बैर घटिया, बैर घटिया, तो बैर का हो जाएगा दोस्तों प्रीति और बढ़िया का होगा दोस्तों घटिया, तो ये गलत दे रखा है। भूषण का दूषण, बद का नेक, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि असंगत युग्म है। आगे देखिए निर्वधि शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। निर्वधि शब्द के लिए उचित वाक्यांश है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, ठीक है, जिसके पास कोई उपाय न हो, जिसके अवयव न हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो वो होता है दोस्तों निरवधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है दोस्तों, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसको बोलते हैं आपतकाम, आपतकाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध शब्द का चयन है वो करना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पर ये जो षणमास दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो
न्योछावर, खिवैया, निरपेक्ष। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए अनानास दे रखा है ना, ठीक है, तो ये दोस्तों वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 10 के अंदर। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें है व्हाट द गिफ्ट पैक्ड बाय हरी, व्हाट द गिफ्ट पैक्ड बाय हरी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हो जाएगा डिड हरी पैक द बैग, डिड हरी पैक द बैग, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। वाद है, वाद को अपन डिड में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। कविता हैड ए शॉर्ट एज एन एंकर, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए चेयर, तो ये क्या इसको क्या बोलते हैं व्यवसायिक जीवन, जैसे अपन बोलते हैं ना चेयर, ठीक है, तो यहाँ पर चेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेंट्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए रानी विश्ड ही हैडंट वेंट टू द पार्क इन द फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन से पार्ट में एरर है, एरर बताना है अपने को कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों वेंट का यूज है वो पहले पार्ट के अंदर, वो दोस्तों इसमें गलत हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं देखिए हेडेंट जो आया है यहाँ पे, हेडेंट के बाद हमेशा पास्ट दोस्तों पास्ट के अंदर वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेंट, तो आप सभी को पता है कि गो की थर्ड फॉर्म कितनी होती है, तो गो वेंट गोन, तो यहाँ पर तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ पर क्या आएगा गोन आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए विक्रम सेड आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विक्रम सेड दैट ही वाज गोइंग टू द थिएटर दैट इवनिंग, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है इन्फ्लेक्शन, बताइए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति, क्या बोलते हैं मुद्रास्फीति, तो यहाँ पे इसमें ये नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द बताना है, डिसेंट, बताइए। तो डिसेंट का मतलब क्या होता है असहमति या विरोध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ये डिस एग्रीमेंट ऑफ अपोजिशन, ये डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये समानार्थक शब्द दोस्तों इसका। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट डिटरमिनर, यहाँ पर देखिए देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द टेबल, सॉरी इन द बोतल, देयर इजंट मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बताइए। यहाँ पर देखिए मिल्क है वो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मच का प्रयोग होगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मच का उपयोग है वो आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए ही इज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राधिका एक्सेल्स पेंटिंग, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्सेल इन, ठीक है, तो इसमें इनका प्रयोग होगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए वन ऑफ द गीज वेयर ए वाइज ओल्ड बर्ड, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ठीक है, यही वाक्य दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए एक दिन वह पार्क में घूमने जाता है, बताइए इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा, एक दिन वह पार्क में घूमने जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वन डे ही गोज फॉर ए वॉक इन द पार्क, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों बिक्वेस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, बिक्वेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वसीयत, ठीक है, यानी कि संपत्ति का उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पूजा रन टुवर्ड्स मी आफ्टर द एक्सीडेंट, फिर आगे खालिस्तान दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाक्य में जो आफ्टर दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या है कि दुर्घटना, इसमें एक क्रिया तो दुर्घटना हो गई, दूसरी क्रिया है वो पूजा की मेरी और भागना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें हैड हैपेंड, ठीक है, हैड हैपेंड का प्रयोग होगा इसमें, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है दोस्तों, एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी विद द गिफ्ट, विद द गिफ्ट, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए एवरी वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एवरी देयर इज नो बट का प्रयोग है वो दोस्तों इसमें किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्टूडेंट बट वाज हैप्पी विद द गिफ्ट, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, बताइए कौन सा ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल कोमे उमे के साथ में बिल्कुल सही लगा हुआ है, अक्सर अक्सर सब सही लगे हुए हैं उसमें, तो वो है व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस दिस इज, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन देखिए 11वां नंबर का जो भाग है वो है गणित के 15 प्रश्न, ठीक है, गणित के 15 प्रश्न पढ़ेंगे 106 से दोस्तों अपने 120 तक। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए जसप्रीत एक पेन 4% की छूट पर एक किताब 12% की छूट पर खरीदता है, इस प्रकार वह कुल 10% की छूट प्राप्त करता है, यदि दोनों का अंकित मूल्य 180 है तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर आप इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है पेन और ये है दोस्तों किताब, किताब को मैं बुक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे पेन है वो कितना 4% है, ठीक है, और किताब है वो कितना है 12%, और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार वह कुल 10% की छूट प्राप्त करता है, तो 10 है वो दोस्तों यहाँ पर कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से अंतर कितने का हो गया, तो इसमें अंतर आ गया दोस्तों कितने का 2 का, और इसमें अंतर कितने का हो गया, तो इसमें दोस्तों 6 का अंतर हो गया,
ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, 2 से ये कट गया दोस्तों एक बार, और ये 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो यहाँ पे 1:3 आ गया। ठीक है, 1:3 आ गया। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, देखिए क्या पूछा है, यदि दोनों का अंकित मूल्य 180 हो तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। अनुपातों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 4, तो यहाँ पर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो अपने को क्या करना है, भाग 1 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसमें, बुक्स, तो किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। किताब का कितना अनुपात है बुक्स का दोस्तों 1, तो यहाँ पर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 180, सॉरी ये 180 में 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ पर 1/3 इंटू 45, तो यहाँ पर बस यही आ जाएगा। 3 इंटू 45 कितने होते हैं तो दोस्तों 135, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 3% वार्षिक दर पर तथा 600 4.5% वार्षिक दर पर इस प्रतिबंध पर उधार दिए, यानी कि इस प्रतिबंध पर उधार 42% लिए कि कुल राशि तब वापस की जाएगी जब कुल ब्याज 126 हो जाएगा। वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके आधार पर उधार की राशि वापस की जानी है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये मैं आपको अलग से प्रश्नावली वाइज करवा दूंगा, जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं। इसमें भी देखिए अमित तथा वीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में 1000 की बचत हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी होगी। अमित की वार्षिक आय है वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अमित और वीरी की जो वार्षिक आय है वो 3:2 है। ठीक है, और उनका खर्च का अनुपात 5:3 है। तो जैसे कि यहाँ पे अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो अमित की वार्षिक आय दोस्तों मैंने ऑप्शन में उठा लिया, जैसे कि मैंने 6000 उठा लिया। ठीक है, 6000 है, ये अमित की क्या है, वार्षिक आय है। ठीक है, तो उसकी कितनी हुई, तो इसकी दोस्तों 4000 हुई। ठीक है, किसकी, वीरी की। अब दोस्तों देखिए जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में है उनका खर्च। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई उनकी वार्षिक आय तो 3:2 के अनुपात में है और खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में 1000 की बचत हो, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें 5000 और इसमें दोस्तों 3000, तो 1000 की बचत हो रही है, तो ये कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6000 आएगा। ऑप्शन के अनुसार कर सकते हो दोस्तों इसको। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए एक व्यापारी के पास 50 की ग्राहक चीनी है जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेच देता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है, बताओ क्या प्रश्न पूछा है। इसमें सबसे पहले तो दोस्तों अपने को ये देखिए कितना है, 50 केजी है। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बेचा है उसने, कुछ भाग है वो 8% लाभ पर बेचा है और कुछ भाग है वो दोस्तों यहाँ पे 18% लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब टोटल लाभ है वो कितना हुआ, तो दोस्तों टोटल लाभ है वो 14% का हुआ। अब वही इनका अनुपात अपने को निकालना है, तो यहाँ पर अंतर कितने का आया, 4 का, इसमें अंतर कितने का आया, तो इसमें दोस्तों 6 का। ठीक है, काटे 2 से, तो ये 2 से 4 बार, सॉरी ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 2:3 है, 2:3। अब अपने को क्या निकालना है, दूसरे का निकालना है। ठीक है, तो यानी कि दूसरे का कितना है, 3, तो यहाँ पे 3/5 इंटू 50, 3/5 इंटू 50, तो ये कितनी बार गया, 10 बार, और 10 इंटू 3 कितने होते हैं, 30, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 30 की ग्राफ। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। दोस्तों साइकिल द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 24 इंटू 15/60। ठीक है, साइकिल द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी 24 इंटू 15/60 हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए महिला की चाल है वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर वह साइकिल मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, महिला की चाल बराबर 6/10, यानी कि दोस्तों 6 इंटू 60/10, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, चाल आ जाएगी इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 36 में से दोस्तों अपने को क्या करना है, ये 24 किलोमीटर है वो घटाना है, तो 36 में से 24 किलोमीटर गया तो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तक इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों सीधा है, कार की प्रारंभिक चाल है वो ज्ञात करनी है, 350 किलोमीटर है, 350 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 87.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 87.5 किलोमीटर। अब देखिए कार की चाल है वो ज्ञात करनी है, तो यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 87 में से 12.5 गए तो दोस्तों कितने बचे, दोस्तों ये बचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कार द्वारा टोटल कितनी होगी दोस्तों, ये कितनी, 400 300 700 700 700 800। ठीक है, तो 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, तो 400 300 700 700 800 कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 में दोस्तों अपन क्या करेंगे, यही 75 का भाग देंगे, तो अपना वही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 800 के अंदर आप 75 का जो भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 से दोस्तों 3 बार कट गया, और ये 25 थी 75 3, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बचे 3,
कितने हो जाएंगे, सॉरी 5 5 50 2 32, 32 में दोस्तों 3 का भाग दे लीजिए तो वही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे जसप्रीत 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति 4 घंटे यानी कि प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में किलोमीटर में ज्ञात करनी है। किलोमीटर में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सही तो बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसमें 5 घंटे एक साथ बजती है और वे क्रमशः 6 7 8 9 तथा 12 सेकंडों के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः बजेंगी, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः बजेंगी। तो दोस्तों अपने को लैसा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लैसा निकालेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा, यह जाएगा दोस्तों देखिए 6 7 8 9 और 12। ठीक है, 6 7 8 9 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अपन लैसा निकालेंगे तो दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 6 7 8 9 और 12 है, इसका लैसा कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 504 सेकंड। ठीक है, 504 सेकंड। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, वही एक परीक्षा में 120 छात्रों के छात्रों का औसत अंक है वो 35 है, 120 इंटू 35 कर लीजिए। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो वही दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ये क्रॉस वाला ऐसे ही करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप 100 उठा के कर लीजिए इसको, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो सीधा सा है भाई, 100 रुपए वस्तु मान लेना, उसका 30% अधिक अंकित कर देना। ठीक है, वह आधे माल को सूची पर यानी कि सूची मूल्य पर बेच देता है, 1/4 माल को 15% की छूट पर बेच देता है, शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। अलग अलग है वो ज्ञात कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 130 है। ठीक है, टोटल, तो इसमें सबका अलग अलग निकाल लीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 15 से 3/8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी वाले प्रश्न का, वो हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक ब्याज दर से, दोस्तों ये उधार ली गई राशि है वो अपने यहाँ पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है ये भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पे 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉप कर लीजिए और ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ठीक है, उत्तर मैंने आपको बता दिया है। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है, वहीं यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो बताइए कितने घंटे काम करना होगा। यहाँ पर देखिए दिन दे रखे हैं, कितने दिन है वो दे रखे हैं दोस्तों, 8 8 18। ठीक है, दिन है वो 18 दे रखे हैं। ठीक है, और कार्य घंटे दोस्तों दे रखे हैं 8। ठीक है, और इसमें देखिए 12 दिन है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं और कार्य घंटे हैं वो अपने को क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे x, तो इसको सीधा का सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 12/18 बराबर 8/x ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 12x बराबर 18x इंटू 8, तो यानी कि 18 इंटू 8/12 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 12 घंटे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर प्रश्न है, ये भी दोस्तों देखिए साझेदारी से संबंधित ये प्रश्न है, इसका भी दोस्तों मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर 7 महीने है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, और कल मैं आपको दोस्तों पूरा का पूरा नया मॉडल पेपर करवाऊंगा और उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परीक्षा में 80% दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 95% इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है।